हेलो माय नीट फाइटर्स, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट देयर। तो आज के इस सेशन में पढ़ने वाले हैं सेशन नंबर 4, लॉज ऑफ मोशन। So without any further delay, let's get start our session. One more thing I would like to tell you each and everyone that session number 1, 2, 3 we have already done till the conservation of momentum. So I would like to request each and everyone that go and just watch all the session so you can have the better understanding of the concept. So without any further delay, let's get start our today's session. और session में मैं सेशन को बिगिन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही कंटेंट आपके पास आते रहें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। सो लेट्स डू द रीकैप कि हमने अभी तक किया क्या है। सो वी हैव डन टिल 8। हमने अब तक पढ़ लिया है इम्पल्सेस। लास्ट टाइम इम्पल्सेस पढ़ा था। इम्पल्सेस मतलब क्या होता है कि कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी कहीं पे भी एक्ट करे, दैट्स व्हाट वी कॉल इम्पल्सेस। रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया था टेनिस बॉल का, राइट? सो टेनिस बॉल का रियल लाइफ एग्जांपल्स वी हैव डन। आल्सो वी हैव डन दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं है भाई, ठीक है? And then finally we done that is the conservation of momentum. So to understand this particular lecture, please go and watch lecture number 3. So you will be having a better understanding of this particular chapter, that is laws of motion. और इस सेशन में बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बाकी आने वाले सेशंस में कुछ PYQ सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर today's session. Okay. So, in this session we are going to talk about the equilibrium of the particle. अब आप लोग पूछोगे कि मैम equilibrium of the particle क्या होता है? Even नाम suggest, even this topic suggest कि equilibrium होता क्या है? So equilibrium that means equal amount of forces. Okay? अब यहाँ पे इस पिक्चर में देख लो बेसिकली है क्या कि ये पर्टिकुलर आदमी क्या कर रहा है? अब ये क्या है? डोंकी आई गेस, राइट? उसे ट्राई कर रहा है कि पुल करके आगे लेके जाओ, बट इसका इतना ज्यादा फोर्स है या फिर इतना ज्यादा मास है कि उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसे पुल या पुश तक नहीं कर पा रहा है। व्हाई? सो बिकॉज जो नेट फोर्स हो रहा है यहाँ पे, नेट फोर्स इट्स जीरो। सो नेट फोर्स जीरो अगर किसी पार्टिकल पे लगे, दैट मींस इट कॉल्ड दैट पार्टिकल एज अ इक्विलिब्रियम at a equilibrium position. Okay, so इसका definition भी आप देख सकते हो कि definition है क्या? When the net force, net external force लगा रहा है ना भाई? So external force acting on a particle is zero. The particle is said to be an equilibrium. जब किसी पार्टिकल पे, let's say कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि एक बॉल है जो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है? यहाँ पे ग्राउंड में रेस्ट पोजीशन पे है, तो अब यहाँ पे ड्रैग फोर्स भी लग रहा है, ठीक है? नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है, बहुत सारी तरह के 3-4 टाइप के फोर्सेस क्या हो रहे हैं उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। सो उसका मतलब क्या है? बट स्टिल वो रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं, मान लो F1, F2, F3 सब क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है वो, और वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल जीरो, दैट्स व्हाट वी कॉल, दैट इज दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इट इज इन अ इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं when the particle is at rest, we say that the particle is static equilibrium. ठीक है? अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम भी होते हैं, जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो वो बेसिकली आप डिफाइन कैसे करोगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है? तो उसको भी अच्छे से कर लेते हैं कि अगर कोई स्टोन, ठीक है, स्टोन हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, अगर वो क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे, जैसे ये बॉल है रेस्ट पोजीशन पे है, तो इसका मतलब क्या है? This particular particle which is at a static equilibrium. Okay, पहला फैक्टर इक्विलिब्रियम कोई भी
ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है ये पता कैसे चलेगा? दैट इज वो क्या है, उसमें एफ नेट क्या हो रहा है, एफ नेट 0, ठीक है, एफ नेट 0 हो रहा है, दैट मींस फोर्स, एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो आइदर दैट पार्टिकल कैन बी इन अ मोशन और इन अ रेस्ट, ओके, सो और एट अ रेस्ट, आई एम सॉरी, सो तो दैट मींस अगर रेस्ट पे है, किसी बहुत सारे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, बट क्या हो रहा है, नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो उसमें कोई टस से मस नहीं हो रहा है, तो दैट मींस वो क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, इफ व्हेन द बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो रहा है, उसमें बहुत सारी तरह के फोर्सेस लग रही हैं, बट वो स्टिल द सेम पोजीशन पे है, यूनिफॉर्म मोशन में है, उसमें कोई और मोशन या फिर और कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो दैट मींस क्या है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इट, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो इन दोनों केसेस में एफ नेट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। सो आई होप सभी को ये समझ गया होगा कि इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल क्या होता है। तो अब से किसी को भी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल दैट मींस एफ नेट इक्वल्स टू 0, जितने नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं सब क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं, तभी वो क्या हो रहा है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो आई होप किसी को अब इसमें डाउट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली चैट बॉक्स में आप पिंग कर देना, विल डेफिनेटली ट्राई टू और विल डेफिनेटली गिव योर चैट रिप्लाई और आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इक्विलिब्रियम से। तो अब यहाँ पर देखो, अब एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लेते हैं कि देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a 15 kg gun mounted on a wheel shoots a 10 kg projectile with a velocity of 800 meter per second parallel to the horizontal. Find the horizontal velocity. पहले से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सीन क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे सीन एग्जैक्टली ये है कि लेट्स से कि आप देखो एक क्या है, एक गन है ना, बेसिकली ये कोई एक, ठीक है, रफली देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। एक गन है, ठीक है, एक गन है और वो क्या है, इस तरीके से माउंटेड है, इस तरीके से माउंटेड है और उसमें से गोली प्रोजेक्टाइल हो रही है, उसमें से गोली क्या हो रही है, प्रोजेक्टाइल हो रही है। तो अब क्या बोल रहा है कि इसमें देखो m1 की वैल्यू तो दे दी है, दैट इज 1500 kg, ठीक है, माउंटेड ऑन अ व्हील, दैट मींस u1 क्या है, एट रेस्ट पे है 0, ठीक है। अब m2 की वैल्यू दी है, दैट इज 10 kg, ठीक है, 10 kg दे दी है। अब ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल से पहले, प्रोजेक्टाइल से पहले तो मतलब वो रेस्ट पे ही होगा, तो इसमें क्या है, u2 की वैल्यू 0 है। अब जब विथ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड प्रोजेक्टाइल हुआ, तो दैट मींस v2 की वैल्यू दे दी है 800 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइंड हमें क्या करना है ये। अब सोचो कि इस पे क्या कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक किया था। सोचो जल्दी से, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में दे देना मेरे से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप अप्लाई कर सकते हो मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या हो रहा है, दैट इज m1 u1 plus m2 u2 equals to that is m1 v1 plus m2 v2, राइट। अब इस तरीके से हो गया m1, ठीक है। अब जितनी वैल्यूज है सारी इसमें पुट कर लो। m1 की वैल्यू दी है 1500 दी है, ठीक है, राइट, 1500 दी है एंड ओके, सो
1500 दी है, u1 तो 0 है, मतलब यहाँ पे 0 प्लस m2 दी है 10, ठीक है, u2 भी 0 है, इक्वल्स टू m1 की वैल्यू क्या है 1500 इंटू v1 हमें फाइंड करना है, प्लस m2 क्या है अपना 10 इंटू 800, राइट, ठीक है। ये तो पूरा 0 हो गया, ये बच गया अपना 1500 इंटू v1 प्लस 10 इंटू 800, राइट। हमें v फाइंड करना है तो माइनस ऑफ 8000 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है, ये 1500 हो गया, तो ये 0 0 0 गेट कैंसिल, ठीक है। तो अपना कुछ आंसर यहाँ तक अगर कैलकुलेट करके इसका आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर देना, और इसका आंसर मैं बता देती हूँ कहाँ तक आएगा, दैट इज 532 के अराउंड बेसिकली आएगा मीटर पर सेकेंड। अगर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर देना और चैट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दे देना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को ये समझा होगा कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें दे दिया गया था कि गन का मास दे दिया था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी थी हॉरिजॉन्टल का, ठीक है, और उसके बाद प्रोजेक्टाइल के बाद भी सारे m2 की वैल्यू दे दी थी, u2 की वैल्यू दे दी थी, ठीक है। सो हमने कंजर्वेशन लॉ लगाकर अपने आप सॉल्व कर लिया। सो इजंट दैट इजी, ओके। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिकली एग्जैक्टली इस सेशन में जो पढ़ने आए हैं वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं बेसिकली यहाँ पे कि ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स हम सभी को पता है कि फोर्स दैट रिजल्ट व्हेन टू बॉडीज आर इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब ये टू बॉडीज, दिस टू बॉडीज कम इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट मींस ये कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स बहुत बढ़िया एग्जांपल है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स। आई होप इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। तो इस पूरे सेशन में अब हम क्या करने वाले हैं, वन बाय वन सारे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में समझेंगे। द वेरी बेसिक विल स्टार्ट विद द फ्रिक्शन फोर्स, ओके। सो द फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स तो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है क्या, वो सबसे बड़ा दुश्मन है मोशन का, बिकॉज इट अपोज द मोशन, इट ऑलवेज अपोज द मोशन, राइट। अब देखो ये ट्राई कर रहा है उसे पुश करने की, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ही इज नॉट एबल टू पुश इट। मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा है कि मोशन नहीं हो पा रहा है। दैट इज व्हाई वी से दैट नो फ्रिक्शन फोर्स इट्स अ वेरी इट्स अ एनिमी फॉर द मोशन, राइट। तो अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, द वेरी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज वन सेकेंड पढ़ेंगे, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। द वेरी फर्स्ट फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, अब जैसे तुम भी ले लो, अब तुम क्या कर रहे हो, एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा स्टोन रखा है, यू ट्राइंग टू पुश इट, उसे क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह तक ढकेल कर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऑब्वियस वो क्या हो रहा है, तुम्हारा फोर्स और उसके ऊपर फोर्स तो लगना कुछ मुश्किल ही, बहुत बड़ी बात है ना उसको एक जगह से खिसकाना, क्योंकि इट हैज लॉट मास, राइट। दैट मींस उसके पास बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, उसका फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वहां से मूव नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को वी कॉल static friction, we call static friction, okay। अब static friction में बहुत सारे frictions आ जाते हैं, for example walking, rock climbing, okay, these are the many examples of the static friction। so इस तरीके से देख रहे हो, ये पर्टिकुलर जो इंसान है इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट इसमें इतना ज्यादा कांटेक्ट है, इस आई मीन द सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट इतना ज्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू ड्रैग इट और नॉट इवन टू आई मीन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सो इस टाइप की जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो, मूव ना हो पाए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, सो उस टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक
फ्रिक्शन। चलो कुछ बहुत अच्छी बातें इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातें। अ फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसको हम सिंबलाइज करते हैं दैट इज Fs से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन को Fs से हम क्या करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ Fs बेसिकली दैट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। कितना एरिया ऑफ कांटेक्ट हो रहा है दैट डजंट मैटर, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, बट लिमिटिंग वैल्यू इसकी किस पे होती है, कितना नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है उस पे, ठीक है। तो ये होता है, तो Fs बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स। सो यहाँ पे आप देखो Fs max that is directly proportional to Newton force because it depends on it, right? So जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज म्यू एस, और म्यू एस को ही हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। सो आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं है, म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अब स्लाइडिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइडिंग, जब आप क्या करते हो, स्लाइड करते हो, यहाँ पे देख लो जिस तरीके से ये चींटी क्या कर रही है, दिस एंट बेसिकली स्लाइडिंग, ठीक है, स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट्स ऑब्वियसली लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। सो स्लाइडिंग दैट मींस when object dragged over the surface, कोई एक ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है, इस पे से एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग कर रहे हैं, that consider as a sliding friction। तो वहां पे है, but which type of friction, this is the sliding friction and it is weaker than static friction। आई होप सभी को ये समझ रहा है, पूरा पिक्चर क्या है, आप आई होप सभी को समझ रहा है। और इस टाइप के फ्रिक्शन को we call kinetic और dynamic frictions as well। Don't be confused only kinetic और sliding बोलेंगे, sometimes they can called as a dynamic frictions also, ठीक है। So in this type of friction, what type of friction, what are the example, like writing, हम write करते हैं, तो basically क्या करते हैं, पेन को slide करते हैं ना पेज पे, that's what we call writing friction, and playing, sliding, these are the examples of the sliding frictions, okay. So let's move ahead and let's learn about the characteristics of the kinetic friction, okay. So I hope सभी को समझ गया होगा कि sliding friction क्या होता है। अब kinetic friction में क्या है, basically it denotes by the Fk, क्योंकि kinetic friction है, and again it's independent of the velocity of the body। कितना velocity है that does not depends on it, that doesn't matter in kinetic friction, and also it is independent of area of contact। कितना area of contact है that is also does not matter, so it varies with the normal force, ठीक है। so Fk is directly proportional to what, normal force, और proportionality sign जब हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, that is Fk equals to UK and that normal force, and ये क्या है, coefficients of kinetic friction, right? So I hope सभी को ये बढ़िया से समझ गया होगा। कोई भी डाउट होगा definitely you can give in the chat box, just chat box में डाल देना, definitely will give the answer of your question। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट में पढ़ते हैं बेसिकली सेकेंड लास्ट टॉपिक दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे क्या करे, रोल ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, ठीक है। व्हेन बॉडी इज मेड रोल ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, दैट्स कॉल्ड द रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। एंड सो बेसिकली अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, दैट इज मच वीकर देन द ऑल अबव द फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन फोर्स इज लेसर देन द kinetic friction, rolling friction that is lesser than the kinetic friction, and that kinetic friction is lesser than the static friction। so rolling friction सबसे कमजोर होता है all the frictions में। so I hope किसी को इसमें डाउट नहीं है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आप सभी ने सबने स्विमिंग तो की होगी, तैरना, ठीक है। जब हम तैरते हैं तो बेसिकली हम हाथ पैर मार के क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना कि हम आगे बढ़े, राइट। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर अब फ्लूइड में अब ये नहीं है कि सिर्फ वाटर होगा, फ्लूइड में कुछ भी आ सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। तो these are the air force and water force, these are the examples of the fluid। फ्लूइड बेसिकली जो क्या होता है कि किसी भी कंटेनर में रखने पे उसका क्या करता है, शेप ले लेता है, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। और फ्लूइड हमेशा फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, तुमने देखा होगा शिप का या फिर फिश का एक स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी, दैट मींस उस बेसिकली फ्रिक्शन को कट करता हुआ आगे बढ़े, इस तरीके का क्या होता है, शेप होता है, राइट। सो दैट मींस क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन exert by the fluid on any object, right? So I hope इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन आप डेफिनेटली आपका काम है कि चैट बॉक्स में डालना, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन एग्जैक्टली और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हैं, तो आप एक काम करिएगा, डेफिनेटली चैट बॉक्स में पिन कीजिएगा कि फ्लूइड फ्रिक्शन के और कितने सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में बस इतना ही, और आप सभी के लिए बेसिकली, ठीक है। सो लेट्स समराइज द सेशन, एग्जैक्टली हमने किया क्या आज यहाँ पे। सो बेसिकली हमने यहाँ पर पढ़ा द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्टिकल, देन वी मूव टू द पॉइंट दैट इज नेक्स्ट वन वी लर्न दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड देन फाइनली वी लर्न दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा, ठीक है। और उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ा, जैसे Fs हो गया और उसके लिमिटिंग वैल्यूज आल्सो, ठीक है। तो अब आप सभी का काम है कि दिस इज फॉर द होमवर्क फॉर एवरीवन, रिलेशन बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, Fs एंड Fk, ठीक है। इसका रिलेशन डेफिनेटली यू नीड टू डू एट होम एंड कमेंट बिलो इन द chat box. So here I am ending the session, everyone. Will be meeting in the another session, and till then I would like to request each and everyone that session को जाने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर देना। फिर मिलते हैं अनदर सेशन में अनदर कॉन्सेप्ट के साथ। सो बाय बाय एवरीवन, बाय माय नीट फाइटर्स, टेक केयर एवरीवन, लेट्स मीट इन अनदर सेशन एज वेल, बाय।